देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिटर्मिनेंट वैल्यूज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। व्हाट डज दैट मीन? डेफिनेशन पढ़ो दोबारा से। कोई टू स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है ए और बी, हम अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, तो उनका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इंडिविजुअली, पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया फिर बी का डिटरमिनेंट फाइंड किया, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा एज डिटरमिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। दैट इज हम पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इंटू बी को, उसके बाद उनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा किसके? उनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के। ये बोलना चाह रहा है पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल देने का नीड नहीं है, ये देख के भी समझ सकते हो। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए and B of order n are such that A equal to K into B, then determinant of A equal to K to the power A into determinant of B, where n equal to 1, 2, 3, 4 anything. Which means ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B और वो कुछ इस फॉर्म में है कि A और B इक्वल हैं, कब इक्वल हैं? जब हम कोई एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट इज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A -4, 12, 20, 10 और एक मैट्रिक्स है -1, 3, 5 एंड 0। सो अगर हम B में मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 4 के साथ, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो -4, 12, 20, 0 मिल रहा है। विच मीन्स ए का वैल्यू कब इक्वल हो रहा है? जब हम बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, है ना। तो जब ये वाला कंडीशन होगा उस केस में हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? पहला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, लेकिन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वाला मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है उस नंबर के पावर में n, विच मीन्स जितने ऑर्डर का होगा ये मैट्रिक्स वो पावर हम पुट कर देंगे। दैट इज अगर यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट हमें मिलता है -240 और b का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा होगा, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो 0 - 5 3 15, दैट इज माइनस का 15 मिल रहा है। तो ये किस कब इक्वल होगा? जब 4 के पावर में 2 आ जाएगा। क्यों 4? क्यों? क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया था और 2 पावर में 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स था वो 2 into 2 ऑर्डर का था। तो ये क्या मिल जाएगा? 4 4 16 into -15। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ओनली देन ये इक्वल मिलेगा किसके? -240 के। तब जाकर के हमारा जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगा, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू k to the power n मॉडुलस ऑफ b, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k to the power n into डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। okay, so basically थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, कोई मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद भी अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो सेम ही होगा, इक्वल ही आएगा। ये बोल रहा है थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। सो बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, कोई मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद भी अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो सेम ही होगा, इक्वल ही आएगा। ये बोल रहा है थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, पर देखो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। दैट इज अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो साइन है किसका, डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद उस मैट्रिक्स का, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स गिवन था, इसका हमने पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया तो 42 आया, उसके बाद हमने क्या किया, वो किसको चेंज किया है, 4 to 4, जो थर्ड रो था उसको फर्स्ट रो में लिख लिया एंड जो फर्स्ट रो में था उसको थर्ड रो में लिख लिया। उसके बाद जब इसका क्या फाइंड किया डिटरमिनेंट, तो ये माइनस का मिला,
जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लिखा है द इंटरचेंज ऑफ टू रोज से ith एंड jth इज डिनोटेड एज ri डबल एरो rj एंड सिमिलरली इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाय ci डबल एरो cj। मतलब देखो हम जो भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किए इसको कैसा लिखेंगे, रो कौन सा चेंज किए, फर्स्ट, और कौन सा था, थर्ड। कैसे चेंज किए, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दे तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। और अगर हम सेम कॉलम के लिए करते C1 C3, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम में और थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट्स उनको हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये ऑपरेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आ गया, जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है उसको कैसे लिखेंगे वो भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ टू rows ri and rj or ci and cj of a determinant are identical, then the value of determinant is 0। ये क्या बोलना चाह रहा है, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, मीन्स सेम सेम। जैसे यहाँ पे देख लो 1 2 -3 1 2 -3, जब इसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। ठीक है, ये तो बेसिक सा था, सिंपल सा था, अंडरस्टूड है। सेकेंड देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ corresponding elements of any two row ri and rj or columns ci and cj of a determinant are in the same ratio, then the determinant value is 0। now अभी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं कि कोई भी दो रो है या कॉलम रहे, है ना, किसी भी डिटरमिनेंट का, वो सेम रेशियो में है, किसमें, सेम रेशियो में है, तो जो डिटरमिनेंट है वो 0 मिलेगा। तो रेशियो मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे एग्जांपल को समझते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और अगर रो को देखें तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, कुछ ऐसा ही है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इनका रेशियो फाइंड कर लो, तो -3/-6 एंड 11/22 एंड 2/4। क्या देखो इनका सभी का रेशियो सेम मिल रहेगा, 3 1 जा 3 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, सभी का 1/2 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का रेशियो जो है वो सेम सेम मिल रहा है, इसीलिए इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 कर लेना बुक में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ गया। 7 क्या बोल रहा है, इफ ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ एनी वन रो ri और कॉलम cj of the determinant of the determinant are 0, then the determinant value is 0। क्या बोल रहा है, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 है तो उसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, और इसमें ना उससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे सपोज 3 2 कुछ भी है, में क्या है, मतलब अगर ऐसा है तो कंपलसरी नहीं है कि डिटरमिनेंट इसका 0 आएगा। ठीक है, बट इस केस में जरूर 0 आएगा। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 8 में, क्या बोल रहा है, इफ सम और if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। क्या बोलना क्या चाह रहा है, ये डेफिनेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में गिवन है a b c a plus 2x b plus 2y c plus 2z x y z। ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट में गिवन है। वी विल स्प्लिट R2 as follows। R2 सेकेंड रो को हमने कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दिया, किस तरह से, ABC x y z ABC समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जो सेकेंड रो है वहां पे हम लोग दो अलग अलग डिटरमिनेंट को मतलब सेपरेट कर सकते हैं।
तो बेसिकली जो डेफिनेशन में बोला उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, जो भी मैट्रिक्स के जो भी डिटरमिनेंट हमें गिवन था उसमें से रो 2 को हमने स्प्लिट कर लिया, दो डिटरमिनेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से। उन दोनों डिटरमिनेंट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फर्स्ट डिटरमिनेंट को अलग लिख लिया, सेकंड डिटरमिनेंट को अलग लिख लिया। देन यहाँ पे जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है वहां पे R1 दैट इज फर्स्ट रो ये वाला एंड R2 दैट इज सेकेंड रो, ये दोनों इक्वल है। एंड सेकेंड वाले डिटरमिनेंट में R2 दैट इज सेकेंड रो एंड 2R1 दैट इज जो सेकेंड रो है वो 2R1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2R3 होना चाहिए एक्चुअली में। 2x 2y 2z, हाँ 2x 2y 2z, हाँ यहाँ पे 1 नहीं यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2R3 के इक्वल है। सो इन दिस केस इससे पहले वाले जो प्रॉपर्टी था उसमें हमने जो देखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल मिलते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या मिलता है हमें एज अ रिजल्ट, 0 मिलता है। तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर जो एक्चुअल हमें डिटरमिनेंट गिवन था एग्जांपल में इनिशियली, इसका भी डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा हमें, 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a non-zero constant k, then the determinant value get multiplied by k. If each element of a row or column, किसी भी रो में या कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स से हम किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट जो कि यहाँ पे हमने k एज्यूम करा है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जो डिटरमिनेंट एक्चुअली में मिल रहा होगा पहले बिफोर मल्टीप्लाइंग, वो सेम डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वल आ जाएंगे अगर हम इनिशियली उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रिजल्ट को। इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स गिवन है A 3 5 -4 6, इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया 38 मिला हमें। सो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 को फर्स्ट रो को किससे, 2 से, तो 3 2 6 5 2 10। अब इनका हम जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 76, जो किसके इक्वल है, पहले हमने जो डिटरमिनेंट फाइंड किया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, 8 2 16 3 2 6 1 7। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, हम 3 से करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 से करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, -4 6 सेम रहेगा। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, जब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 6 54 -15 4 60 -60 मिल जाएगा। देन 54 प्लस 60, हाँ 15 4 देन 6 5 11 1 1 0 मिला, ठीक है। अभी इसका हमने डिटरमिनेंट क्या मिला था, 38 मिला था। अभी 38 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 8 3 24 3 3 9 10 11 1 1 14। यहाँ पे 54 प्लस 60 114 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गया। नहीं नहीं, ओनली 2 से नहीं, कोई भी नंबर, ये एग्जांपल के लिए 2 लिया हमने, 3 लेकर के देखा, आप चाहो तो 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो। और यहाँ पे रो से किया है, आप किसी कॉलम से भी ट्राई कर सकते हो, सेम ही आने वाला है, ठीक है। 10 and last property of the determinant, if a row Ri or column Cj is added to equimultiples of corresponding elements of another row Rj or column Ci, then the value of determinant remains the same. इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं एग्जांपल के साथ। एक डिटरमिनेंट हमें गिवन है 2 7 1 1 1 1 10 8 1। सो इसमें क्या करा, इसका पहले तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, ठीक है।
देखो कैसे फाइंड किया है, 2 के लिए इनको सॉल्व किया, 7 के लिए इनको सॉल्व किया एंड 8 के लिए इनको हाइड करके इनको सॉल्व किया, तो डिटरमिनेंट क्या मिला 47। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग सारी चीजें देख के आ रहे हैं ऊपर। देन अप्लाइंग ऑपरेशन R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2। तो R1 में फर्स्ट रो में एक ऑपरेशन इन्होंने करा, कौन सा ऑपरेशन किया कि R1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 2 इंटू R2, जितने भी एलिमेंट हैं 2 में उन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेगा फर्स्ट वाले रो में। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, R1 में क्या है 2 7 1, जब हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जब सम करेंगे 2 2 4 एंड 7 2 9 2 1 3, ये मिलेंगे कहाँ पे फर्स्ट वाले रो में, तो वही लिखा है यहाँ पे, है ना। अब ये करने के बाद जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा है ये, तो क्या मिल रहा है इसे 47, विच मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं और उनमें हम कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट हमें पहले मिला था उससे बाद में जो डिटर्मिनेंट आया उसमें से दोनों में कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, फिर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम उसमें कोई कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया C2, सेकेंड वाले कॉलम में उसने क्या करा C3 से माइनस कर दिया, दैट इज 6 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 5, 0 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 6। जब ये करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे क्या इसका डिटर्मिनेंट, तो उसका भी वैल्यू क्या मिलेगा सेम 47। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद लिखा है 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 1 7। ठीक है, ये था हमारा लास्ट प्रॉपर्टी। NCERT.Solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा